गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये इस सीरीज का छठा वीडियो है 6 ऑफ 2024 और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कहाँ से हम इसके ओरिजिन को देख सकते हैं, इसके काम क्या हैं। कई सारे बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बट हमारे जो पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको किसी टॉपिक को क्यों पढ़ाना है, क्यों ज़रूरी है वो। एनजीटी बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इन्वायरमेंट के सभी संबंधित मामलों में। अभी हमने बहुत सारे देखा कि इन्होंने वेटलैंड कंजर्वेशन का काम किया, इन्होंने हरियाणा में कई सारी गाइडलाइन इशू करी, इन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करी। तो एक बहुत एक्टिव प्लेयर है आज की डेट में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जुडिशली के हिसाब से देखें तो बहुत एक्टिव प्लेयर की तरह काम कर रहा है एनजीटी। ठीक बात है, आप आगे देखते हैं। एनजीटी का ओरिजिन अगर हम देखें तो हमें मिलता है 1992 अर्थ समिट से। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी। हमने का मतलब इंडिया ने 1992 यूएनसीडी की अर्थ समिट हुई, वहाँ ये कमिटमेंट किया कि जितने भी इन्वायरमेंट संबंधी मामले होंगे इनके डिस्पोजल के लिए हम एक अलग तरह की संस्था का निर्माण करेंगे। ये बात है 1992 की। और आपको पता है कि हमने जो एनजीटी एक्ट बनाया है वो 2010 में बनाया है। ठीक बात है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 20 साल लग गए, 20 साल बाद बनाया है। तो सबसे पहले देखते हैं ना इसका ओरिजिन, कि एनजीटी का ओरिजिन कहाँ से आप ट्रेस कर सकते हैं। अभी पीछे बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कहां पे, द रियो डी जेनेरियो समिट 1992। तो एनजीटी को ट्रेस बैक कर सकते हैं यूएनसीईडी की समिट में 1992 से। क्लियर हो गया सबको? ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हो सकता है। इस समिट में इंडिया ने क्या किया, इंडिया कमिटेड टू प्रोवाइडिंग जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज टू द विक्टिम ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। यहाँ पे हमारा कमिटमेंट दिख गया था कि हम आने वाले टाइम में क्या बनाने जा रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं जो इन्वायरमेंटल डैमेज के विक्टिम्स को रेमेडीज दे सके। ठीक बात है। दूसरा मिलता है हमें इन्वायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी समझ शायद दुनिया की सारी कोर्टों के बराबर है, या बहुत ज्यादा समझ विकसित हो चुकी है। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस याद करें। अगर कोई जुडिशरी वाले बच्चे भी देखते हैं तो उसको भी देखें। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एक फंडामेंटल राइट होगा अंडर आर्टिकल 21, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता था कि एक अलग स्पेशलाइज बॉडी बने एनवायरमेंटल के संबंधी मामलों की देख के लिए। एक्चुअली आपको ये बात पता भी होगी कि ट्राइब्यूनल हमने बनाए ही क्यों, या एडीआर हम लेकर क्यों आए। हमारी जुडिशरी के ऊपर लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे थे, केसेस बढ़ने में लगातार लोड बढ़ रहा था। और कई सारे मामलों में हम लॉ के एक्सपर्ट्स तो हो सकते हैं, बट हम हर मामले के नहीं हो सकते। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक जज साहब हैं, उनको सारे टैक्स रिलेटेड मामले भी आते हैं, उनको इन्वायरमेंट के मामले आते हैं, वो केमिस्ट्री के भी एक्सपर्ट हैं, वो ज्योग्राफी के भी एक्सपर्ट है। नहीं हो सकता ना ऐसा। तो यहाँ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन करने में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए हम लोग ने कुछ स्पेशलाइज बॉडीज की बात करी। इसी संबंध में आपने ट्राइब्यूनल पढ़ेंगे, पॉलिटी की क्लास में देखिएगा कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी, आधी, तो आधे जुडिशियल मेंबर और आधे सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंबर इनसे बना। ठीक बात है। तो हमने देखा कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, और यहीं से एक और वे ओपन होता है किसके लिए, कि हम एक स्पेशलाइज एजेंसी फॉर्म करेंगे। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ लॉ कमीशन की 186 रिपोर्ट 2003, इन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, स्पेशलाइज एनवायरमेंटल कोड चाहिए। ऊपर की सारी बातों को देखते हुए, 1992 की बात देखते हुए, और इस पर्टिकुलर केस में जब हमने इसको 1991 में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट के साथ आई, एक नया एक्ट बनाया इन्होंने। क्या नाम था उसका, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट। बट इसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ठीक बात है, ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई।
इसके बाद हमने 2010 में एक एक्ट बनाया जिसका नाम था एनजीटी एक्ट 2010, राइट। और ये क्या है, इन प्रिंसिपल दिखे तो ट्राइब्यूनल है या क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसमें आधे जुडिशियल मेंबर होंगे और आधे ऐसे एक्सपर्ट मेंबर होंगे जिन्हें इन्वायरमेंट का अच्छा खासा ज्ञान हो या अच्छा ज्ञान हो। अभी कौन तय करेगा ज्ञान है कि नहीं, तो इस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इनकी नियुक्ति हम किस बेसिस पर करने वाले हैं। ठीक बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए, आप ऐसे समझिए कि एनजीटी की 5 बेंच हैं पूरे देश में और ये ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन है। ठीक बात है। जैसे आप समझिए कि जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली, वो पूरा नॉर्थ इंडिया देखेगी। ठीक बात है। और इसकी जो 4 अलग अलग बेंच है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट देखेगी। जैसे ईस्टर्न बेंच कलकत्ता में है, वो ईस्टर्न इंडिया के मामले को देखेगी। तो याद रखिएगा, एनजीटी की जो 5 बेंच है इनको हमने ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर अलग अलग किया हुआ है। एक मैंडेट किया हमने, मैंडेट का मतलब आवश्यकता बनाई हमने, जरूरत बनाई कि 6 महीने के अंदर जो भी केस फाइल हो रहा है उसका डिस्पोजल आपको करना ही है। ठीक बात है। तो देखिए, एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील फाइनली विद इन द 6 मंथ। ठीक बात है। ये हमने आपको बता दिया। सबसे पहला समिट 1992 एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस देखा, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1991। उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में एक एक्ट भी बनाया। उसके बाद भी हमें ज़रूरत महसूस होती रही, लॉ कमीशन ने भी सजेस्ट किया अपनी 186 रिपोर्ट 2003 में। उसके बाद हमने 2010 में एनजीटी एक्ट बनाया। अगर हम देखें तो 2010 में एक्ट बन गया है, बट इसके ऑपरेशन कब से स्टार्ट होते हैं, 2011 से स्टार्ट होते हैं। अभी तो इतिहास की बात होगी, कभी नहीं पूछा जाएगा। एक प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन देख लीजिए। इंडिया दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जिसके पास ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वायरमेंटल इश्यूज और डिस्प्यूट का रिड्रेसल करती है। तो दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का दूसरा देश है न्यूजीलैंड और तीसरा कौन सा है, इंडिया। आप में से मुझे बताइएगा अगर कोई और ऐसा देश या कुछ और ऐसा अपडेट हुआ है कि कहीं और कोई अपडेशन है कि किसी और देश में एनजीटी जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, तो बताइए। कंपोजिशन कमेंट में बताइएगा। कंपोजिशन वगैरह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लाख बार बता चुका हूँ, बच के रहना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ही देख लीजिए, याद रहेगा तो ठीक, नहीं अगर आप किसी एग्जाम में देखेंगे तो पूछा जाएगा, एक आध बार पूछा गया होगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। कितना याद करेंगे, आदि लक्ष्मीकांत तो इसी बेसिस पर है ना। तो देखिए, एक चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, चेयरपर्सन बॉस होगा, अध्यक्षीय बॉस होगा, और जुडिशियल मेंबर कितने होंगे, मिनिमम 10, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं। ये संख्या डिसाइड कौन करेगा, तो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर इज एनजीटी इज डिसाइडेड एंड नोटिफाइड बाई कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, समय समय पर। आज बताया 10, कल बताएगी 15, परसों बताएगी 16, लेकिन किससे ज्यादा नहीं होंगे, 20 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 20 से ज्यादा करने हैं तो एक्ट में क्या करो, अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी यूज करेंगे, आपको पता है स्टैट्यूटरी एक्ट है एनजीटी, पार्लियामेंट के द्वारा पास एक्ट है। अगर इस एक्ट में कोई चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर होगी, जो बता लेगा वो इस साल सेलेक्ट होगा। अगर पॉलिटी पढ़ चुके हो, नहीं बता पाओगे तो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, हो सकता है और जल्दी हो जाओ। एक्सपर्ट मेंबर मिनिमम 10 और अधिकतम 20, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कितने होंगे। मैंने बताया एनजीटी का जो बेंचेस हैं उनको किस बेसिस पर अलग किया, उनको ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर अलग किया गया है। तो एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच या नॉर्दर्न जोन की जो बेंच है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, नई दिल्ली। और इसकी जो अदर रीजनल बेंचेस है देखें कहाँ कहाँ पे, भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके यहाँ यूपीएससी में पूछा जाएगा कि इनका बेसिस क्या है, इनको अलग अलग करने का बेसिस क्या है। यहाँ वर्ल्ड प्रिंसिपल बेंच हम यूज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो अपील कोर्ट है या हम वहाँ अपील के लिए जा सकते हैं। अपील का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि हम दो दोस्तों ने लड़ाई करी, हमने दो भाई बहनों ने लड़ाई करी और मम्मी के पास पहुंचे। मम्मी के निर्णय से हम खुश नहीं हैं तो फिर पापा के पास चले गए। तो हमने बोला ना कि यहाँ वाले डिसीजन से हम खुश नहीं थे, इसलिए हम अगली कोर्ट पे पहुंचे। तो जब हम लोअर कोर्ट या लोअर बेंच से सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई और बेंच है। तो आप याद रखें कि यहाँ ये सारी अपीलेट कोर्ट नहीं है,
इन सारे मामलों की अपील, इन सारे बेंच की अपील कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है इन सारे बेंच की जजमेंट से, तो उसके बाद उसके पास क्या ऑप्शन है? 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, राइट। ये मैंने आपको बता दिया किस बेसिस पर अलग क्या है, स्पेसिफाइड ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन। एनजीटी एक्ट में हमने साफ मेंशन कर दिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 मामलों में, इन 7 एक्ट के मामलों में ये एनजीटी का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर इन 7 एक्ट से संबंधित कोई भी मामला है, कोई भी लायबिलिटी है, तो वो केवल केस कहां सुना जाएगा? एनजीटी में ही सुना जाएगा। अपील के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे समझिए कि एनजीटी को पावर हाई कोर्ट के बराबर दी गई है। मैंने कई ज्ञानियों को देखा कि उसमें लिखा है एनजीटी को पावर सिविल कोर्ट के बराबर है। नहीं, सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, यानी सम्मन करने की शक्ति है, बुलाने की शक्ति है, कोई डॉक्यूमेंट मंगाने की शक्ति है, जांच कराने की शक्ति है। बट अगर हम एनजीटी को कंपेयर करें तो एनजीटी के ऑर्डर की अपील कहाँ हो सकती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो एनजीटी का लेवल किसके इक्विवेलेंट रखेंगे हम लोग? हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट रखेंगे। तो इन 7 मामलों में कैसा जुरिस्डिक्शन हुआ? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यानी अगर इनमें कोई भी डिस्प्यूट होता है, इन 7 मामलों से कोई भी समस्या पैदा होती है, तो उसकी सुनवाई कहाँ पे होगी? केवल एनजीटी में ही होगी, एनजीटी के रिलेटेड बेंच में होगी, जो भी 5 बेंच 4 बेंच आपने पढ़ी हैं। एक और पॉइंट समझिए, कोर्ट में जाने के सर्टेन प्रोसीजर होते हैं। सिविल संबंधी मामलों के लिए हमारे पास कोड है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, कि अगर आपको कोई सिविल संबंधी मामला कोर्ट में फाइल करना है तो आपको एक सर्टेन प्रोसीजर ऑप्ट करना होता है, ठीक बात है। तो एनजीटी में कहा गया है कि आपको कोई रिजिड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर है। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी निर्णय बिना दोनों पार्टियों को सुने नहीं देंगे, हमें दोनों पार्टियों को सुनना है, और इस सुनने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। ऐसे समझिए जैसे आप खड़े हुए और आपने पूछा भैया बताओ क्या समस्या है, तुम बताओ क्या हुआ था, और उसके बेसिस पर हमने अपने जजमेंट को दिया। तो याद रखिएगा एनजीटी हाई कोर्ट की इक्विवेलेंट है, बट सिविल प्रोसीजर कोड को मानने के लिए बाउंड नहीं है। वो अपने जजमेंट या अपने ऑर्डर्स पर केवल पहुंचती है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैकेनिज्म से, ठीक बात है। यहाँ पे अगर कोई मुझे बता सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मिलेगा हमें? अगेन जो अभी बता देगा तुरंत वो इसी साल, बाकी लोग और जल्दी, ठीक बात है। मैंने कहा ना आपको वही वाली बात लिखी है। दूसरा, हमेशा निर्णय देते समय ये ध्यान में रखना है, एनजीटी के निर्णय देते समय एनजीटी के जजेस को ध्यान में रखना है कि आपका निर्णय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करने वाला हो। यानी आपकी जो जजमेंट का तरीका हो उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। यानी अगर ऐसी कोई चीज है जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हुआ उसको हम बचाएं, या ऐसी कोई चीज गलती में हो गई है जिसे हटाना है और उससे इन्वायरमेंट को लॉस होना है, तो उसमें हम कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करें। तो हमें याद रखना है कि एनजीटी को निर्णय देते समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे फोकस करना है। एक और प्रिंसिपल है पॉल्यूटेड स्पेस प्रिंसिपल, जो गंदगी करेगा वही साफ करेगा, नहीं साफ कर सकते हो तो पैसे देके साफ करो, साफ कराओ। यही क्या है? पॉल्यूटर पे, जो गंदगी फैलाए वो पे करे। तो एनजीटी बिल्कुल फॉलो करता है। एनजीटी ने कई सारी कंपनियों पर करोड़ों रुपए फाइन दिए हैं इसी प्रिंसिपल पर, ठीक बात है। तो एनजीटी अप्लाइज द पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल टू डिटरमाइन द लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टीज, ठीक बात है। एंड लास्ट, फ्लेक्सिबल रूल ऑफ एविडेंस, ठीक बात है। देखिए नॉर्मल कोर्ट में एविडेंस सबमिट करने के भी रूल हैं। जो लॉ वाले बच्चे होंगे वो जानते होंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ चुका है हमारे यहाँ पे, या इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो इसमें हमने एक सर्टेन प्रोसीजर्स बना रखे हैं और टाइप ऑफ एविडेंस बना रखे हैं, क्या क्या हम किसको किसको हम एविडेंस मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। तो हमने कहा यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ डेटा लेकर आओ, किसी एक्सपर्ट से लिखवा के लेके आओ, या किसी का डिसीजन लेकर आओ, किसी कोर्ट का लेके आओ, किसी एक्सपर्ट का लेके आओ, किसी रिसर्च, ये सब एविडेंस है। तो यहाँ ये भी समझाया जा सकता है कि जो टेक्निकलिटी है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की या भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2024 2023, इसकी जो टेक्निकलिटी वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होती, यानी हमें एविडेंस लाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक बात है, आसानी से लेकर आ सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ अपील, तो एनजीटी हाई कोर्ट के बराबर है। एनजीटी 2010 बोलता है अगर कोई भी पार्टी किसी भी बेंच के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके पास 90 दिन का समय है, कहां जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक बात है। अब आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ लिया कि व्हाट इज एनजीटी, और इसके काम भर की चीजें पढ़ ली। अगले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एनजीटी ने कैसे कंट्रोल किया है, कैसे एनजीटी एक एक्टिव फाइटर है, कैसे एक एक्टिव गार्ड की तरह काम कर रहा है, और ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है।